गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लास विथ अनिल वर्मा सर, क्लास 11th। स्टूडेंट्स, इस वक्त हम लोग 11th का चैप्टर 2 का पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग 5 किंगडम पढ़ रहे थे जिसमें से 3 किंगडम्स का एक्सप्लेन हो चुका है। अब हम लोग 4th एंड 5th किंगडम पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही ऐसे जीव के बारे में भी पढ़ेंगे जिनमें वास्तव में जीवन नहीं होता, यानी जीव तो हैं लेकिन वास्तविक जीव नहीं है। ठीक है, जैसे वायरस, विरियोड्स। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे इस पार्ट में। तो रेडी हो जाइए, कंसंट्रेट योर माइंड। किंगडम प्लांटी, जो चौथा किंगडम हम लोगों का है, जगत, चौथा पादप जगत। पहली बात तो आप देख सकते हैं कि इनमें क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं कि किंगडम प्लांटी में हमने आप लोगों के लिए नोट जो तैयार किया है, गौर से देखिए। यूकैरियोटिक, यानी किंगडम प्लांटी के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक, और प्लस क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल यानी प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं, जो पादप जगत के जितने भी जीव हैं उनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं और जिससे ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करके स्वयं स्वपोषित हो जाते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं प्लांट्स की ये विशेषता है कि इनमें क्लोरोफिल अनिवार्य रूप से कंपलसरी पाया जाएगा। ठीक है, ऐसे होते हैं प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करके स्वपोषी हो जाते हैं, ऑटोट्रॉप्स हो जाते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट पर देखें, कुछ प्लांट्स इंसेक्टिवायरस होते हैं। इंसेक्टिवायरस यानी कि क्या होते हैं, कीट बच्ची। ठीक है, इंसेक्टिवरस होते हैं। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, इंसेक्टिवरस यानी क्या होते हैं, कीट बच्ची, यानी कि वो कीट का भक्षण कर लेते हैं, जैसे ब्लेडर वॉल्ट। ठीक है, और वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, आप इन्हें यूट्यूब पर बोलकर देख भी सकते हैं कैसे होते हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो। ठीक है, एग्जाम्पल ब्लेडर वॉल्ट्स और वीनस फ्लाई ट्रैप याद रखिएगा। ओके, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, जो परजीवी होते हैं, जैसे कैस्क्यूटा यानी अमरबेल। ठीक है, तो इसमें आपके इस चैप्टर में थोड़ा सा ही दिया है क्योंकि आगे चल के इसका डिटेल हम लोग को पढ़ना रहता है। ठीक है ना, ये पूरा केवल प्लांट किंगडम प्लांटी के बारे में हम लोगों को पूरा एक चैप्टर ही पढ़ना है इसके बारे में। तो ये एक तरह से इसका इंट्रोडक्शन था और बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी इसमें मैंने बताया, इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट एंड लास्ट किंगडम है एनिमैलिया, यानी जंतु जगत। किंगडम एनिमैलिया यानी जंतु जगत। ठीक है, इनकी बात करें तो ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं तथा मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि इसमें यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं ये और प्लांट्स की तरह ये क्या होते हैं, प्लांट्स की तरह ये ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, ये जितने इसमें जीव पाए जाते हैं इस तरह से होते हैं। ओके, दूसरी बात, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर आश्रित रहते हैं, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से ही ये अपना भोजन करके जीवित रहते हैं। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो ये मर जाएंगे, क्योंकि पौधों से ये विभिन्न रूप में भोजन पाते हैं, जैसे फल के रूप में, पत्तियों के रूप में। ठीक है, आई बात समझ में। तो चाहे प्रत्यक्ष रूप से फल को ही खा रहे हों, वनस्पतियों का सेवन कर रहे हों, या वनस्पतियों से बने किसी पदार्थ का सेवन कर रहे हों, या वनस्पतियों पर आश्रित रहने वाले जीवों को खा रहे हों, जैसे मांसाहारी जो होते हैं, जैसे हिरन है उसको खा रहा है शेर, तो शेर कहीं न कहीं पौधे पर ही डिपेंड है। ये बात और है कि डायरेक्टली नहीं बल्कि
इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली। जैसे यदि पौधे को हिरन खा रहा है तो प्रत्यक्ष रूप से खा रहा है, डायरेक्टली खा रहा है, यानी कि हिरन भी किस पर आश्रित है, पौधे पर ही। लेकिन शेर तो खा नहीं सकता पौधा, ठीक है, लायन खा नहीं सकता, तो शेर क्या करेगा, हिरन को खाएगा। लेकिन हिरन को खाया, हिरन का अस्तित्व कब है, जब पौधे हैं। यानी कहीं ना कहीं शेर भी इनडायरेक्टली जो है प्लांट्स पर ही क्या है, डिपेंड है। ओके, तो जो जंतु होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ओके, इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता और ना ही इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके ये लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि इसके पहले वाला जो किंगडम है प्लांटी, उनमें सेल वॉल पाया जाता है और क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इनके सेल यानी एनिमल के सेल की ये क्वालिटी होती है, विशेषता होती है कि इनमें सेल वॉल और क्लोरोफिल दोनों नहीं पाया जाता है। इसीलिए ये क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर इन्हें आश्रित होना पड़ता है। ठीक है, और बात करें इनमें, अगर भोजन की बात करें तो भोजन ग्लाइकोजन अथवा फैट के रूप में ये संचित किए रहते हैं। ठीक है, ये भोजन को ग्लाइकोजन अथवा फैट के रूप में संचित करते रहते हैं। ओके, कलेक्ट करते रहते हैं, जिससे अपनी ऊर्जा वो लेते रहते हैं। आए बात समझ में? तो ये कुछ बातें थी किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया के बारे में। इतना ही इस चैप्टर में दिया है, बल्कि इससे ज़्यादा हमने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, चलिए अब कुछ अकोशिक यानी कि एसेलुलर, जिन्हें कोशिका नहीं कह सकते, लेकिन कोशिका का नाम मात्र का कुछ अंश पाया जाता है, इसलिए इसमें कोशिका वर्ड जोड़ना पड़ रहा है, लेकिन कोशिका होती नहीं है, इसलिए अकोशिक कहा जा रहा है, एसेलुलर कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है वायरस। अब उसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जिसका आजकल बहुत ही कोहराम मचा हुआ है। कोरोना वायरस सुन ही रहे हैं। ठीक है, वायरस यानी विषाणु के बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि वायरस होता क्या है। ठीक है, तो परहैप्स आप लोग कोरोना से जितना डर रहे हैं, वायरस के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप अच्छी तरह जान गए, व्यवहारिकता मैं बताने का प्रयास भी करूँगा, तो आप लोग उतना डरेंगे नहीं और अलर्ट रहेंगे। ठीक है, सावधान रहिए। ओके, चलिए वायरस की चर्चा करते हैं। वायरस यानी विषाणु क्या होते हैं? पहली बात, नोट नंबर 1 मैंने लिखा वायरस में। वायरस क्या होते हैं? ये एसेलुलर यानी अकोशिक होते हैं और इनमें वास्तविक जीवन यानी रियल लाइफ नहीं होता है। इनका रियल लाइफ नहीं होता है इनमें, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जैसी पदार्थ नहीं होती है। ठीक है, अरे बात समझ में? तो ये क्या होते हैं? एसेलुलर। दूसरी बात, ये शरीर के बाहर रवेदार होते हैं यानी क्रिस्टल के रूप में होते हैं। ये आउट ऑफ बॉडी क्रिस्टल होते हैं, यानी कि छोटे छोटे रवों के रूप में होते हैं। ठीक है, और तो और ये वास्तविक जीव तो नहीं है। एक बात याद रखिएगा, जो मैंने नोटेशन में कहीं नहीं लिखा है और जो बोल रहा हूँ उसको कहीं राइट भी कर लीजिए कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स की जो मध्य कड़ी है, जो मिडिल लिंक है, वो है वायरस, यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सजीव के भी गुण होते हैं और निर्जीव के भी गुण होते हैं। जब तक यह सजीव कोशिका में, लिविंग सेल में एंट्री नहीं कर जाता, तब तक यह क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। और जैसे उसमें एंट्री करता है, बस वहाँ से मटेरियल लेकर यूज करके अपने अंदर पाए जाने वाले डीएनए अथवा आरएनए का क्या कर लेता है? द्विगुणन कर लेता है, जिससे ये क्या हो जाता है? अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की तरह यह क्या करने लगता है? बिहेव करने लगता है, एक जीव की तरह बिहेव करने लगता है, जिससे सजीव हो जाता है। बट यहाँ पर व्यवहारिकता है, एक बात याद रखिएगा, कब ये सजीव हो जाता है? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की ये कड़ी होती है। ठीक है, कौन? वायरस। अब एक खास और बात बताएं आपको कि वायरस जो होते हैं, जब उनमें डीएनए प्रेजेंट रहेगा तो आरएनए नहीं, और आरएनए प्रेजेंट रहेगा तो डीएनए नहीं। ये मैं आगे अभी आपको बताता हूँ। अब बात करें कि वायरस वर्ड बना किससे है,
तो वायरस वर्ड वायरा वर्ड से बना है, वायरा याद रखिएगा, जिसका मीनिंग होता है पॉइजनस लिक्विड यानी विषैला तरल। ठीक है, पॉइजनस लिक्विड यानी विषैला तरल। तो वायरा यानी कि पॉइजनस लिक्विड विषैला तरल क्यों होता है अभी आगे आप जानेंगे। दरअसल वायरस के जो खोजकर्ता थे वो थे डीजे इवानोव्स्की, जो रशियन बॉटनिस्ट थे, और 1892 में इन्होंने एक पौधा होता है टोबैको प्लांट, तंबाकू का पौधा, उसमें एक रोग हो गया था, पत्तियां चकत्ते होकर, ठीक है, ख़राब हो जा रही थी, जिसको उन्होंने मोज़ैक रोग नाम दिया, और उसके लिक्विड को उन्होंने निकाला। ठीक है, उसमें से खुरच लिया और खुरच कर जो है लिक्विड के रूप में रखा, और उसमें लैब में उसका जो है परीक्षण किया, उसको देखा, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला उसमें एक बहुत रवे की तरह छोटे छोटे बहुत कण होते हैं जो निर्जीव होते हैं। उन्होंने उसको TMV नाम दिया, यानी टोबैको मोज़ैक वायरस, यानी कि तंबाकू यानी टोबैक प्लांट में मोज़ैक रोग करने वाला वायरस, TMV टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, तो खोजकर्ता कौन है? डीजे इवानोव्स्की, जो कहाँ के हैं? रसिया के हैं, और वो हैं क्या? बॉटनिस्ट हैं। ठीक है, 1892 में। ओके, चलिए बात करते हैं MW विजेरिंग का। ठीक है, इन्होंने 1898 में क्या किया? तंबाकू, जो संक्रमित तंबाकू का रस होता है, यानी कि कोई पौधा तंबाकू का था और उसमें जो रस था उसको निकाला, जो संक्रमित था, ध्यान रहे संक्रमित रस रहना चाहिए। ठीक है, संक्रमित रस था, जिसको उन्होंने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम नाम दिया, यानी संक्रमित जीवित तरल। ठीक है, इस तरल को उन्होंने स्वस्थ तंबाकू के पौधे पर लगा दिया। इस तरल को उन्होंने, इस लिक्विड को उन्होंने क्या किया? स्वस्थ तंबाकू के पौधे पर लगा दिया, जिससे स्वस्थ तंबाकू का पौधा भी क्या हो गया? खराब होने लगा, सड़ने लगा। ठीक है, संक्रमित हो गया। स्वस्थ तंबाकू का पौधा भी क्या हो गया? संक्रमित हो गया। किससे? संक्रमित जीवित तरल से, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम से। ठीक है, आए बात समझ में? क्यों हो गया? क्योंकि उसमें क्या होते हैं? वायरस होते हैं। ठीक है, संभवतः वह TMV ही थे। अब और एक ग्रेट वैज्ञानिक का नाम लेंगे, WM स्टैनले। इन्होंने बताया कि वायरस को क्रिस्टल बनाया जा सकता है, जिसमें मुख्यतः जो वायरस में, जो एक तरह से यूँ कहना चाहिए कि जो वायरस होते हैं जिन्हें हम क्रिस्टल बना सकते हैं, वो मुख्य रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के अणु होते हैं ये क्रिस्टल। लेकिन ध्यान रहे, प्रोटीन वो नहीं जो हम आप लेते हैं, ये बड़े खतरनाक प्रोटीन होते हैं। वायरस के सेंटर में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसमें RNA अथवा DNA यानी जेनेटिक मैटर अगर उसमें है, तो वो जेनेटिक मैटर और सेंटर में जो पाया जा रहा है प्रोटीन, बड़ा ही खतरनाक होता है। ये दोनों के दोनों संक्रामक होते हैं, यानी रोग उत्पन्न करते हैं। ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा इसके साइज की बात करें, व्हेन डायमीटर अबाउट 20 नैनोमीटर, देन लेंथ इज अबाउट 250-400 नैनोमीटर। ठीक है, जब लगभग 20 नैनोमीटर के व्यास वाले होते हैं वायरस, तो उस समय उनकी लंबाई 250 से 400 नैनोमीटर हो सकती है। और जब कोई वायरस का जो डायमीटर है, व्यास है 500 नैनोमीटर हो, तो उस समय लगभग 700 से 1000 नैनोमीटर तक के इनकी लंबाई हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। बहुत ही बेहतर ढंग का वीडियो भी बनाया है, जो नोट है आपका उसी तरह से जो है मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ।
जल्दी याद हो जाएगा आपको अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन माइंड बनाएंगे। ओके, अब चलिए इसका मैं आप लोगों को फ़ोटो क्लिक करके भेज दूंगा नोट का, क्योंकि आपको नोट भी तो बनाना है। ओके ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो मैंने 6 पॉइंट पर लिखा है, मैंने यहाँ पर आप देख रहे होंगे, वायरस में प्रोटीन प्लस RNA और DNA, यहाँ पर गौर करने वाली बात है। इसको मैं पहले बता भी चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। वायरस में प्रोटीन तो अनिवार्य रूप से रहेगा, ठीक है, लेकिन जब RNA रहेगा तो DNA नहीं, DNA रहेगा तो RNA नहीं। इसलिए देखिए मैंने R लिखा है, अथवा, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होता है वायरस में। सबसे ज़बरदस्त विशेषता है वायरस की, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, इसका अनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है, यानी कि रोग करने वाला होता है जिसको इसका अनुवांशिक पदार्थ है। यानी कि वो अनुवांशिक पदार्थ क्या है, आप लोग तो पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, फिर भी बता रहा हूँ। DNA आप लोग पढ़ेंगे, वही अनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मैटर होता है, मटेरियल होता है। बट वायरस ही ऐसा है जहाँ RNA भी अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। और एक साधारण सेल में, सिंपल सेल में RNA जो है अनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता। जब भी करता है तो DNA ही करता है, ठीक है। RNA का बहुत सारा काम है लेकिन अनुवांशिक कार्य नहीं है, ठीक है। लेकिन वायरस में ही केवल RNA ऐसा है जो अनुवांशिक पदार्थ की भूमिका निभाता है, ठीक है। और बता दें, जब RNA किसी वायरस में होता है तो उसके साथ कभी भी DNA नहीं हो सकता, और जब DNA होता है तो उसके साथ कभी भी RNA नहीं हो सकता। अभी आगे बताऊंगा कहाँ DNA हो सकता है और कहाँ RNA हो सकता है, ठीक है। तो इसका अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, संक्रामक होता है, इन्फेक्टेड होता है। साथ ही न्यूक्लियो प्रोटीन भी, न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब उसके सेंटर में पाया जाता है प्रोटीन। अभी मैं यहाँ पर एक चित्र बनाया हूँ, इसको मैं जब समझाऊंगा तब आप समझेंगे, ठीक है। तो साथ साथ न्यूक्लियो प्रोटीन भी, यानी साइड में भी प्रोटीन पाए जाते हैं और कुछ न्यूक्लियो प्रोटीन सेंटर में भी प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अब बता ही दूँ, यहाँ आप चित्र देख रहे होंगे तो थोड़ा मैं चित्र समझा तो हो सकता है कि ऊपर की बातें और समझ में आए आपको। ये एक वायरस है, एक मैंने वायरस, किसी भी वायरस का मैंने एक सिंपल जो है चित्र खींचा है, डायग्राम बनाया, उसको देखें ध्यान से। आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे है ना, तो ये प्रोटीन लेयर है। ये क्या है, प्रोटीन लेयर्स हैं जिसे हम कहते हैं इनवेलप ऑफ प्रोटीन, या एक वर्ड में कैप्सिड। क्या कहेंगे, कैप्सिड। इनवेलप ऑफ प्रोटीन कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। ये कैप्सिड है, जो ये है पूरा जो ये है लेयर्स, ठीक है। लेकिन असली चीज़ अंदर होता है, सेंटर में, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं ऐसे धागे धागे की तरह रचना बनी है, ये धागे धागे की तरह रचना बनी है। इसे हम वायरल जीनोम कहते हैं। वायरल जीनोम का मतलब हुआ अनुवांशिक पदार्थ, वायरस में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ। वह DNA हो सकता है या RNA हो सकता है। जब DNA होगा तो RNA नहीं होगा ये, और जब RNA होगा तो DNA नहीं होगा। एक खास बात और बता दूं ताकि आप आगे कन्फ्यूज ना हो, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अनुवांशिक पदार्थ जो इसमें है, वायरल जीनोम जो आप देख रहे हैं, यह सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, चाहे वो RNA का हो अथवा DNA का हो। सिंगल स्ट्रैंड यानी कि एक धागा भी हो सकता है और डबल धागा भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर एक ही धागा दिखाने का प्रयास किया है। तो ये वायरल जीनोम है सेंटर में, और उसके चारों तरफ एक विशेष प्रोटीन है जिसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड या न्यूक्लियो प्रोटीन, जैसा कि ऊपर मैंने आपको दिखाया। तो यही दोनों घातक होते हैं, रोग यही दोनों करते हैं, और इनकी सुरक्षा देने के लिए ये बाहर कैप्सिड पाए जाते हैं, प्रोटीन्स के खोल, ठीक है। कैप्सिड की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो क्या है, कैप्सोमियर। यानी कि यूनिट तो समझ रहे हैं ना, जिनसे कोई मिलकर बनता हो, यानी कैप्सोमियर से ही कैप्सिड बनता है। देखिए ढेर सारे कैप्सोमियर हैं जो कैप्सिड बना रहे हैं, प्रोटीन्स के लेयर बना रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो ये क्या है, वायरस की बात है। तो ये एक मैंने सिंपल सा स्ट्रक्चर बताया। अब ये चित्र अगर आप दिमाग में रखते हैं तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आ सकती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, संक्रामक होते हैं, और साथ ही इसका न्यूक्लियो प्रोटीन भी क्या होता है, संक्रामक होता है। मैंने डायग्राम समझा दी है, ठीक है। थोड़ा सा बात करेंगे कि कितने प्रकार का हो सकता है वायरस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायरसेस, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियोफेज, या बैक्टीरिया का वायरस। यानी कि प्लांट में पाया जाने वाला वायरस, जंतु में पाया जाने वाला वायरस, और बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु को संक्रमित करने वाला वायरस।
तो मैंने आपको इसके पहले बताया कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि डीएनए और आरएनए कहाँ पाए जा सकते हैं। तो सिंपली प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के जो वायरस होते हैं उसमें आरएनए पाया जाता है, ठीक है। प्लांट्स के वायरस में क्या पाया जाएगा, आरएनए, वो भी कितने में, सिंगल स्ट्रैंड में, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड में, डबल स्ट्रैंड में नहीं, एक ही धागे के रूप में, ठीक है। और एनिमल वायरस में दोनों पाया जा सकता है, डीएनए भी और आरएनए भी, लेकिन यहाँ पर गारंटी नहीं है, वो सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आरएनए है तो डीएनए नहीं, डीएनए है तो आरएनए नहीं, वो भी जो भी है वो सिंगल स्ट्रैंड यानी एक ही धागा हो सकता है अथवा दोनों धागे उसके हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक ही धागा दिखाया गया है, ठीक है। और बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, यानी कि जीवाणु के शरीर में प्रवेश करके जीवाणु को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें हमेशा डबल स्ट्रैंड होता है, वो भी किसका, डीएनए का, यानी कि बैक्टीरियोफेज में प्रायः डीएनए ही पाए जाते हैं, पहली बार डीएनए, वो भी किसमें, डबल स्ट्रैंड में। तो एक तरह से इसको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जल्दी से आपको याद करने का, को जो कभी नहीं भूलेगा। आप ज़रा इसको बीच में रखिए, इन दोनों को साइड में रखिए, प्लांट वायरस को और बैक्टीरियोफेज को साइड में रखिए और एनिमल वायरस को बीच में रखिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आप देख क्या रहे हैं कि इसमें प्लांट वायरस में क्या है, आरएनए पाया जा रहा है और बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जा रहा है, डीएनए। और जबकि इन दोनों के बीच जो पाया जा रहा है उसमें दोनों पाया जा रहा है, आरएनए भी और डीएनए भी, एक कंपैरिजन। दूसरी बात, इसमें जो प्लांट वायरस है उसमें जो आरएनए पाया वो सिंगल स्ट्रैंड में पाया जा रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, डबल स्ट्रैंड में पाया जा रहा है, ठीक है। जबकि बीच वाला दोनों में पाया जा सकता है, सिंगल स्ट्रैंड में भी और डबल स्ट्रैंड में भी, ओके। इस तरह से आपको शायद ही कहीं पढ़ने को मिले और मैं बहुत ही बेहतर आपको, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतर पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप अगर कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत सिंपली, बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बताते हैं। अब अगर वायरस जनित रोग की बात करें, यानी वायरस कौन से रोग हो सकते हैं, डिसीजेज ऑफ वायरस, तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने सब लिख दिया है, आप लोग लर्न कर लीजिएगा वायरस से क्या क्या रोग होते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये जो मैं पहले वाले जो ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ वो है इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में जो हो रहा है रोग। फिर यहाँ पर जो दिखाऊंगा वो इन प्लांट्स है, 2-3 रोग मैंने लिखा है, यानी कि ये पौधों में होगा। तो पहले वाले ब्रैकेट में हम लोग समझ लेते हैं। स्मॉल पॉक्स, द कॉमन कोल्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लू, मेसल्स, मम्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, हर्पीज, रेबीज, पोलियो, इबोला, कोरोना, एड्स आदि। अभी हाल ही में जो कोरोना चल रहा है इस समय, जिसका आतंक खूब ज़बरदस्त मचा हुआ है, वो भी तो एक वायरस ही है, आप लोग सुने ही होंगे, ठीक है। तो ये सब जंतुओं में इनसे रोग हो रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे इन प्लांट्स। तो जैसे पत्तियों पर जो चकोते आ जाते हैं वो किसके कारण आ जाते हैं, टीएमवी, टोबैको मोजैको वायरस से, ठीक है। स्कॉट एटकिंस रोग जो होता है वो टोमेटो यानी टमाटर में होता है, ये होता क्या है, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस से, ठीक है। इसको शॉर्टकट में TSWV कहते हैं, जैसे CMV है, यहाँ TMV था। टोबैको मोजैक वायरस CMV में, ठीक है, CMV में। तो CMV का फुल फॉर्म ककम्बर मोजैक वायरस, ठीक है, ककम्बर मोजैक वायरस, यानी काकड़ में जो रोग होता है वो है क्या, पेटर पैलिकेट्स, ठीक है। तो ये कुछ हैं जिसे आप याद रखिएगा, ओके। तो महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके तैयार हो गए हैं, क्वेश्चन खुद बनाइए और उसका आंसर खुद जानिए, ओके। अब आगे बताते हैं स्टूडेंट्स। अब इस चैप्टर के जो 2 लास्ट टॉपिक्स हैं, विरियोड्स और यानी वायराइड्स और लाइकेन के बारे में जानेंगे, ठीक है। वायराइड्स और लाइकेन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो छोटे टॉपिक्स हैं, इनको थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। वायराइड्स 1971 में इसकी खोज हुई और ये वायरस से भी क्या थे, बहुत छोटे थे, ठीक है। ये वायरस से क्या थे, बहुत छोटे थे। इनसे रोग देखा गया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, जो आलू में एक रोग होता है, ठीक है। और
इनमें वायरस जैसे प्रोटीन की खोल नहीं होती है। सबसे खास बात तो यही है, जो थर्ड पॉइंट पर मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इनमें वायरस जैसे प्रोटीन की खोल नहीं होती, ये केवल आरएनए ही होते हैं। अब तो आप समझ सकते हैं कि बाहर जो अभी मैं अभी इसके पहले जो मैं आपको चित्र दिखाया हूँ डायग्राम, उसमें आप प्रोटीन की खोल देख रहे थे ना, वो इसमें नहीं होता, केवल इसमें आरएनए ही होता है। यानी ये एक तरह से आरएनए ही होते हैं वायराइड्स। ठीक है, ये घातक रोग होते हैं। और जब आरएनए है तो प्लांट्स की मैंने बात किया था आप लोगों की, आरएनए जीनोम प्लांट में ही, प्लांट वायरस में यानी कि पादप वायरस में पाए जाते हैं। तो पादप में ज़्यादा रोग उत्पन्न करेंगे जब आरएनए इसमें पाया जाएगा। ठीक है, लाइकेन की बात करते हैं। लाइकेन एक विचित्र और एक अद्भुत प्राकृतिक जीव है। ये होते क्या हैं? ये एल्गी और फंगी के सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक मतलब आप लोग को बताया गया था सहजीवी, साथ साथ जीवन यापन करने वाले, एक दूसरे पर आश्रित रहते हुए। यानी कि फंगी को कुछ एल्गी से और एल्गी को कुछ फंगी से लाभ होगा। और नेचर में इस प्रकार से पाए जाते हैं कि इन्हें देखने से जरा सा भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि एल्गी और फंगी दो हैं। ठीक है, एक दूसरे से बहुत मिलकर रहते हैं। ठीक है, शैवाल का भाग यानी कि जो एल्गी का भाग है वो क्या कहलाएगा? शैवलांश। और जो फंगी का भाग है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा माइक्रोवायलेंट या कहलाएगा कवकांश। ठीक है, जो शैवलांश होता है, जो शैवाल है तो निश्चित रूप से उसमें क्लोरोफिल होगा, तो जिसमें क्लोरोफिल ऑटोट्रॉप्स हो जाएगा। और ये जो कवकांश होता है, कवक के बारे में आपको बताया गया कि वो क्लोरोफिल उसमें बिल्कुल नहीं पाया जाता है, मृतजीवी होते हैं। लेकिन यहाँ पर परहैप्स से मृतजीवी भी नहीं हो पाते हैं, इसलिए शैवाल पर इन्हें आश्रित होना पड़ता है। इसलिए क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। जब कोई किसी पर आश्रित हो तो हेट्रोट्रॉप्स हो जाता है। तो माइक्रोवायलेंट्स यानी कि जो कवकांश होते हैं या कवक होते हैं, वो शैवाल पर और शैवाल कवक पर एक दूसरे के बीच किस संबंध से होते हैं इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जानिए। यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है, आप देख सकते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए। जो ये मैंने चित्र बनाया है, ये समझ लीजिए इधर से यहाँ फंगी है और इधर से इधर एल्गी है। एल्गी क्या करता है कि चूँकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये भोजन बना सकता है, तो ये फूड बनाकर कलेक्ट करके फंगी को देता है, क्योंकि इसको भोजन की ज़रूरत होती है। और ये जो इस प्रकार का जो यहाँ पर एल्गी है वो फ्री नहीं रह सकता, यानी कि जब भी रह सकता है तो फंगी पर इसको डिपेंड आश्रित होकर ही रहना पड़ता है, क्योंकि इसको क्या नहीं मिलता है? कहीं आश्रय नहीं मिलता है और मिनरल और वाटर नहीं मिलता है। तो आश्रय और मिनरल वाटर जब भी मिलता है इसको कहाँ मिलता है? फंगी से मिलता है। इसलिए इस पर ये आकर इसका काम चला देता है और ये इसका काम चलाता रहता है। यानी ये उसको भोजन देता है और इसको आश्रय और मिनरल वाटर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं, मिले रहते हैं प्रकृति में। और इनका यह सामूहिक रूप क्या कहलाता है? लाइकेन। ठीक है, सामूहिक रूप क्या कहलाता है? लाइकेन। चलिए एक दो लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, थोड़ा सा नोट समझ लें। ये देखिए, लाइकेन से संबंधित मैंने बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखा है। लाइकेन जो होते हैं ना, पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, संकेतक होते हैं, बताते हैं पॉल्यूशन है कि नहीं। जहाँ भी पॉल्यूशन है, अगर वहाँ लाइकेन उगे हैं तो समझ लीजिए वहाँ क्या है? पॉल्यूशन है। अगर नहीं उगे हैं तो पॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही सरल ढंग से मैंने समझाया, व्यवहारिकता समझाया है, प्रैक्टिकली समझाया है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर लेकर आते हैं। थैंक यू। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जो व्हाट्सएप वाले स्टूडेंट्स हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपना जो है प्रॉब्लम लिखेंगे। और जिनके पास व्हाट्सएप नंबर मेरा नहीं है वो सुन लें, 9919326547। ठीक है, इस पर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग अपनी बातें लिखिए, भेजिए और प्रॉब्लम बताइए कि क्या समस्या आपको आ रही है, या आपके मन में कोई हमारे वीडियो से संबंधित, पढ़ाए हुए से संबंधित कोई क्वेश्चन बना रहे हैं या बन रहा है और समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग नोट ज़रूर बनाइए। और नोट बनाने के लिए जो है मैं आप लोगों से मांगेंगे तो मैं दे भी दूंगा। बाकी जो डायरेक्ट जुड़े हैं उनके पास तो जाता ही रहता है नोट्स। आज फिर अभी मैं इस वीडियो के साथ वीडियो जब सेंड करूंगा
जिसके साथ साथ मैं नोट भी भेज रहा हूँ। ठीक है, और किसी बात की आवश्यकता महसूस होती है तो कर लीजिएगा, और स्टडी कीजिए, खूब स्टडी कीजिए। कहीं आपको कुछ कमी बेशी लगता है तो पूछिए, और संबंधित जो मैंने पढ़ाया इसमें हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी हों। पहली बात तो आपकी बुक में बहुत सारी बातें नहीं हैं, तो इस NCERT बुक में बहुत सारी नहीं, थोड़ी बहुत बातें नहीं हैं, तो उसको आप इधर उधर से आप तैयार कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।